हेलो, वेलकम बैक टू मेडिको क्विज़। हमारी जैसा कि सीरीज़ चल रही है 1500 प्लस फार्मेकोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़, उसकी आज थर्ड वीडियो है। पिछली दो वीडियो के अंदर हम 7 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो के अंदर हम 4 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर टॉपिक की बात करें तो ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन की बेसिस पर ये क्वेश्चंस होंगे। यानी मेनली जो हमारा फोकस है अभी तक फार्माकोकाइनेटिक्स पर है, जनरल फार्माकोलॉजी का पार्ट है। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन स्टेट्स दैट सेलेक्ट द राउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच कैरीज द हाईएस्ट रिस्क ऑफ एडवर्सली अफेक्टिंग वाइटल फंक्शन। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और राउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम इस पर डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। ऑप्शंस आर इंट्रा आर्टियल इंजेक्शन, इंट्राथीकल इंजेक्शन, इंट्रावेनस इंजेक्शन एंड इंट्रामस्कुलर जंक्शन। इंट्रा आर्टीरियल इंजेक्शन ऑप्शन ए था। करेक्ट आंसर जो है इसका आप सोचें। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, इंट्रावेनस इंजेक्शन। अगर हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें तो आईवी इंजेक्शन जो होते हैं सबसे फास्ट ड्रग डिलीवरी राउट है, क्योंकि ड्रग डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन रैपिड होता है, लेकिन अगर गलत डोज दी जाए तो टॉक्सिसिटी का रिस्क भी ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल कार्डियक अरेस्ट और सर्कुलेटरी कोलैप्स। यानी इसका इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छी है कि एकदम ऑनसेट एक्शन है, इसका रैपिड है, फास्ट है। बट अगर कोई गलती से हमने कोई गलत मेडिसिन दे दी या उसका कोई रिएक्शन होता है तो साइड इफ़ेक्ट भी उतने ही ज़्यादा सीवियर होते हैं। इसीलिए ये एडवर्सली अफेक्टिंग ऑप्शंस है। और अगर हम अब बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। इंट्रा आर्टीरियल इंजेक्शन की बात करें तो स्पेसिफिक कंडीशन में जैसे कीमोथेरेपी के लिए यूज़ होता है। ये कंपेयर करेंगे आईवी को आईएम से, तो आईए से, इंट्रा आर्टीरियल इंजेक्शन से, तो इसके सिस्टमेटिक जो इफ़ेक्ट हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट हैं, वो रेयर होते हैं। और इंट्राथीकल इंजेक्शन की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड के लिए लोकलाइज ड्रग डिलीवरी सिस्टमिक रिस्क कम होता है और ये एनेस्थीसिया वगैरह के लिए ज़्यादातर यूज़ होते हैं। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की बात करें तो स्लो एंड सस्टेन्ड एब्जॉर्प्शन के साथ रिलेटिवली सेफ राउट है, क्योंकि इसमें एक जगह हमने मसल्स के अंदर दे दी, वहाँ पे स्लो एंड सस्टेन्ड एब्जॉर्प्शन होता है। अगर जनरल रूल की बात करें हम एडमिनिस्ट्रेशन की, तो रैपिड ड्रग एक्शन के लिए आईवी प्रीफर्ड होता है, लेकिन रिस्क इसका ज़्यादा होता है। सेफ्टी के लिए आईएम और सबक्यूटेनियस राउट ज़्यादा रिलायबल हैं। लोकलाइज इफेक्ट के लिए इंट्रा आर्टीरियल या इंट्राथीकल राउट यूज़ होते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। अल्कलाइनाइजेशन ऑफ यूरिन हैसन द एक्सक्रीशन ऑफ। ऑप्शन ए वीकली बेसिक ड्रग, ऑप्शन बी वीकली एसिडिक ड्रग, ऑप्शन सी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड ऑप्शन डी नॉन पोलर ड्रग। गेस द आंसर। तो इसका आंसर जो है वो बी है, वीकली एसिडिक ड्रग्स इसका ठीक आंसर होगा। अब वीकली एसिडिक ड्रग उसके एग्जांपल के तौर पर जैसे एस्पिरिन, अल्कलाइन यूरिन में आयनाइज हो जाती हैं, जो रीएब्जॉर्प्शन को फास्ट करता है। ये आयन ट्रैपिंग का प्रिंसिपल है। वीकली बेसिक ड्रग एसिडिक यूरिन में आयनाइज होते हैं और ज़्यादा एक्सक्रीट होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इनका एक्सक्रीशन यूरिन पीएच पर डिपेंड नहीं करता। नॉन पोलर ड्रग्स लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स मेटाबोलाइज के बाद एक्सक्रीट होती हैं। यानी हमने यहाँ पे 4 तरीके की ड्रग्स देखी। वीकली बेसिक जो ड्रग्स होंगी वो एसिडिक यूरिन में होंगी आयनाइज, तो एक्सक्रीट भी उसी से हो जाएंगी। वीकली एसिडिक ड्रग्स में हमें अल्कलाइन यूरिन चाहिए होगा। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये पीएच पर डिपेंड नहीं करता। नॉन पोलर ड्रग्स जो होती हैं लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होती हैं, मेटाबॉलिज्म के बाद ही एक्सक्रीट होती हैं। ओके, अगर हम जनरल रूल की बात करें आयन ट्रैपिंग की, तो एसिडिक ड्रग्स एक्सक्रीशन अल्कलाइन यूरिन में फास्ट होती है। बेसिक ड्रग्स एक्सक्रीशन एसिडिक यूरिन में फास्ट होती है। और अगर हम इसका क्लिनिकल यूज़ की बात करें तो एस्पिरिन ओवरडोज में यूरिन अल्कलाइनाइजेशन यूज़ होता है। और वीकली बेसिक ड्रग्स ओवरडोज हो जाए जैसे कि एम्फेटामाइंस होती हैं, इसमें यूरिन एसिडिफिकेशन हेल्पफुल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स क्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन प्राइमरीली बाय पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पाइनोसाइटोसिस। ये ऑप्शंस थे। गेस द आंसर।
तो इसका जो आंसर है वो है पैसिव डिफ्यूज़न। एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पैसिव डिफ्यूजन लिपिड सोल्यूबल नॉन आयनाइज्ड ड्रग्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग इजीली सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करती हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत होती है लेकिन एनर्जी नहीं लगती। ये बेसिक हमें पता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी पता है, एनर्जी डिपेंडेंट मैकेनिज्म है और स्पेसिफिक मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल ग्लूकोज अमीनो एसिड के लिए यूज़ होता है। पाइनोसाइटोसिस क्या होता है? लार्ज मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स के लिए रेयर प्रोसेस है। जनरल रूल की अगर इस क्वेश्चन के एस्पेक्ट से बात करें तो ड्रग ट्रांसपोर्ट के एस्पेक्ट से पैसिव डिफ्यूजन के लिए लिपिड सोल्यूबिलिटी और नॉन आयनाइज स्टेट ज़रूरी है। आयनाइज ड्रग्स वाटर सोल्यूबल होती हैं और डिफ्यूजन नहीं करती हैं, वो एक्टिव और फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डिफ्यूजन ऑफ ड्रग्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ऑप्शंस आर इज डिपेंडेंट अपॉन मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल. Option B is competitively inhibited by chemically related drugs. Option C is affected by extent of ionization of drug molecules. Option D is exhibit saturation kinetics. इसका जो आंसर है वो है सी, यानी इट इज़ अफेक्टेड बाय एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन ये क्या है? ड्रग डिफ्यूजन डायरेक्टली पीएच और ड्रग के पीकेए यानी लॉग ऑफ के पे डिपेंड करता है। नॉन आयनाइज ड्रग लिपिड सोल्यूबल होती हैं और इजीली क्रॉस कर लेती हैं, जबकि आयनाइज ड्रग डिफ्यूजन नहीं कर पाती हैं। पिछले ही क्वेश्चन में हमने डिस्कस करा था कि वो या तो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होती हैं या फिर फैसिलिटेटेड। मेटाबॉलिक एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो पैसिव डिफ्यूजन सेल मेटाबॉलिज्म पर डिपेंड नहीं करता। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखा जाता है, पैसिव डिफ्यूजन में नहीं देखा जाता। सैचुरेशन काइनेटिक्स की बात करते हैं तो पैसिव डिफ्यूजन सैचुरेशन नहीं दिखाता, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है, फैसिलिटेटेड में भी होता है। अगर जनरल रूल की बात करें हम आयनाइजेशन एंड पीएच को लेकर के, तो जब ड्रग 50% आयनाइज हो और 50% नॉन आयनाइज होती है तो पीएच इज इक्वल टू पीकेए हो जाता है। वीक एसिड्स क्या होते हैं? एसिडिक पीएच में ज़्यादा नॉन आयनाइज होते हैं और इजीली एब्जॉर्ब होती हैं। ओके, वीक बेसिस अल्कलाइन पीएच में ज़्यादा नॉन आयनाइज होते हैं और बेटर एब्जॉर्ब होते हैं। यानी वीक बेस अगर है तो उसके लिए मीडियम कौन सा होना चाहिए? बेसिक होना चाहिए। वो उसी मीडियम के में कम आयनाइज रहेगा और कम आयनाइज रहेगा तो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट लाइकली टू बी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द स्टमक? ऑप्शंस आर मॉर्फिन सल्फेट, डाइक्लोफेनेक सोडियम, हायोसाइन हाइड्रोब्रोमाइड, क्यूनेइन डाइहाइड्रोक्लोराइड। तो इसका आंसर जो है डाइक्लोफेनेक सोडियम है। एक्सप्लेनेशन इसकी थोड़ी सी देख लेते हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन के अंदर ही हमने बात करी है बेसिक और एसिड की, या एसिडिक अगर ड्रग होगी तो एसिडिक मीडियम होना चाहिए, उसके अंदर वो नॉन आयनाइज रहेगी और बेटर एब्जॉर्ब होगी। उसी के प्रिंसिपल पर ये वाला क्वेश्चन था, बट इसके अंदर एक इशू ये रहेगा कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो मेडिसिन है, ये ड्रग है, ये एसिडिक है या बेसिक है। तो डाइक्लोफेनेक सोडियम एक वीकली एसिडिक ड्रग है जो स्टमक के एसिडिक एनवायरनमेंट में नॉन आयनाइज फॉर्म में रहती है, इस वजह से ये इजीली एब्जॉर्ब होती है। ये तो इजीली हो गया। मॉर्फिन सल्फेट ये वीक बेस है। इसी तरह क्विनाइन डाइहाइड्रोक्लोराइड भी वीक बेस है, तो इनका स्टमक में कम होगा और इंटेस्टाइन के अंदर ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। एक चीज़ मैं यहाँ पे नॉलेज के लिए बता दूँ कि जब हम बात करते हैं कि स्टमक में इसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा या कम होगा, तो हम उस वक्त सिर्फ पीएच फैक्टर को कंसीडर कर रहे होते हैं और दूसरे फैक्टर्स को कंसीडर नहीं कर रहे होते, क्योंकि एक और फैक्टर आता है एब्जॉर्प्शन के अंदर, सरफेस एरिया। तो अगर हम स्टमक और इंटेस्टाइन को कंपेयर करेंगे, भले ही पीएच के एस्पेक्ट है, बट सरफेस एरिया के कंपैरिजन में या उसका एस्पेक्ट्स है, एसिडिक ड्रग भी इंटेस्टाइन में ही ज़्यादा एब्जॉर्ब होती हैं। बट अगर हम सिर्फ पीएच को कंसीडर कर रहे हैं तो हम उस वक्त थ्योरेटिकली ये बोलते हैं कि स्टमक के अंदर, क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट है, एसिडिक मीडियम है, इस वजह से एसिडिक जो ड्रग है वो वहाँ पे ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। बट वहाँ पे सिर्फ पीएच को कंसीडर किया जा रहा है और बाकी जो फैक्टर्स हैं दूसरे, उनको कंसीडर नहीं किया जा रहा।
हाइड्रोसाइनिक हाइड्रोब्रोमाइड जगह माइल्डली एसिडिक ड्रग तो है, बट ये आयनाइज हो जाती है अच्छी खासी, स्टमक में हाईली आयनाइज रहती है और इसलिए पोअरली एब्जॉर्ब होती है। एक जनरल रूल देख लें, वीक एसिड्स एब्जॉर्ब वेल इन एसिडिक पीएच, तो स्टमक के अंदर अच्छा खासा होगा, और वीक बेसिस बेटर एब्जॉर्ब इन अल्कलाइन पीएच, जो इंटेस्टाइन के अंदर होंगे। अगर हम समराइज कर लें पूरे की कंसेप्ट्स को जो आज की हमने लेक्चर के अंदर देखा, तो राउट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन IV इज फास्टेस्ट बट रिस्कीएस्ट, IM एंड SC आर सेफर फॉर स्लो रिलीज, IM मीन इंट्रामस्कुलर एंड SC मीन सबक्यूटेनियस। आयरन ट्रैपिंग के लिए जो हमने देखा था, एसिडिक ड्रग एक्सक्रीशन इंक्रीज इन अल्कलाइन यूरिन, बेसिक ड्रग्स एक्सक्रीशन इंक्रीज इन एसिडिक यूरिन। जब एक्सक्रीशन की बात होगी तो अपोजिट मीडियम होना चाहिए, बट जब एब्जॉर्प्शन की बात होगी तो सेम मीडियम होना चाहिए। पैसिव एक और बात कि नॉन आयनाइज जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। पैसिव डिफ्यूजन, थर्ड क्वेश्चन में जो बात हुई थी, पैसिव डिफ्यूजन लिपिड सोल्यूबल नॉन आयनाइज्ड ड्रग डिफ्यूज इजीली अक्रॉस मेम्ब्रेन, यानी लिपिड सोल्यूबल एंड नॉन आयनाइज्ड ड्रग डिफ्यूज इजीली अक्रॉस मेम्ब्रेन। पीएच एंड पीके की जो हमने बात की थी, तो वीक एसिड्स एब्जॉर्ब इन एसिडिक एनवायरनमेंट, एग्जाम्पल के तौर पर हम स्टमक लेंगे। वीक बेसिस एब्जॉर्ब इन अल्कलाइन एनवायरनमेंट, एग्जाम्पल के तौर पर हम इंटेस्टाइन लेंगे। तो यहाँ तक हमारे 5 क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन से हमने ये 4 कंसेप्ट सीख लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।